नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मॉडेलिंग एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रख लें, और जो भी आपको नोट पॉइंट दिखाया जाता है उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और इसका आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इस्पात संयंत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, मैक्सिमम प्रश्न आज के बाद, यानी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, वो सारा कवर हो जाएगा। तो प्रश्न पहला यह है कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में खालिस्तान के सहयोग से की गई थी। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से, यानी किस देश के सहयोग से की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस, यानी सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है। मैप के द्वारा देखेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग में एडजस्ट रहेगा। जब भी अगर कोई चीज़ चित्र के द्वारा या लोकेशन के द्वारा आप उसको याद करिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो लोकेशन को या चित्र को बहुत ज़्यादा दिन तक याद रखता है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, राज तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन सा राज है। ये जो आप राज देख रहे हैं, कौन सा राज है? पश्चिम बंगाल। राज मालूम रहना चाहिए, ये कौन सा है? उड़ीसा, ये झारखंड है, और ये छत्तीसगढ़ है। तो इतना तो आपको मालूम होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे स्थित है, क्या स्थित है? बोकारो। यहाँ पे क्या स्थित है? बोकारो। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करते जाइएगा। हम नंबरिंग कर देते हैं, यानी अपना मन से। नंबरिंग करने का मतलब सीरियल में नहीं है, हम सिर्फ नंबरिंग कर देते हैं लोकेशन यानी बताने के लिए। तो इसको हम नंबरिंग 1 कर देते हैं, तो आपको याद रहेगा कि 1 पे क्या है, यानी हम बताएंगे तो आप समझ जाइए 1 यानी बोकारो। हम अपना मन से इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। ये राज्य का नाम क्या है? झारखंड। तो झारखंड भी लिख लीजिएगा पूरा। अब पूरा नाम लिखिएगा बोकारो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्थित है दुर्गापुर। यहाँ पे स्थित है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इस वाले एरिया में रौरकेला, यहाँ पे क्या स्थित है? रौरकेला इस्पात संयंत्र। और जस्ट छत्तीसगढ़ के यानी बीच में मान लीजिए यहाँ पे इस साइड कौन सा स्थित है? भिलाई। कौन सा स्थित है? भिलाई। तो 4 इस्पात संयंत्र आपसे पूछा जाएगा, 4 ही पूछा जाएगा, 4 ही से कोई प्रश्न बन सकता है। तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, और इसको कर देते हैं 4। तो पहला पे कौन सा? बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। दूसरा पे कौन सा है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा पे कौन सा? रौरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चौथा पे कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो इतना तो मालूम हो गया। अब प्रश्न पूछा जाए किसके सहयोग से बनाया गया, यानी स्थापना किसके सहयोग से किया गया। तो पहला बोकारो इस्पात संयंत्र। आप नंबरिंग आपको बार बार कह रहे हैं, सीरियल में नहीं है, हम आपको सीरियल में नहीं बता रहे, सिर्फ इसको नंबरिंग इसलिए कर दें क्योंकि जब भी हम बोलेंगे तो 1 2 3 4, और आपको बताना है कि 1 पे कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है। तो पहला नंबरिंग में कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन नहीं, देखिए यहाँ पे रूस नाम लीजिएगा, इसको रूस करिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। किसके सहयोग से बनाया गया? रूस के सहयोग से बनाया गया। यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा रूस। किसके सहयोग से बनाया गया? रूस के सहयोग से। एक किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। ये किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। रौरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? भिलाई। तो भिलाई भी जर्मनी के सहयोग से ही बनाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र। तो रौरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था।
तो ये तो याद रहेगा। लोकेशन आप ध्यान से देख लीजिए, और लोकेशन के द्वारा अगर आप याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। सिर्फ माइंड में ये याद रहना चाहिए, मैप में आपको यानी माइंड में ये याद रहना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है भारत में, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है भारत में। तो इतना तो आपको मालूम होगा तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बोलिएगा 1 नंबर पे कौन सा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया, रूस के सहयोग से। 2 नंबर पे कौन सा है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया, ब्रिटेन के सहयोग से। 3 नंबर पे कौन सा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया, जर्मनी के सहयोग से। 4 नंबर पे कौन सा है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया, तो ये भी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। इतना याद हो गया होगा। अब प्रश्न पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत किस इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी मुख्य लक्ष्य क्या था, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो लक्ष्य था उद्योग था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, कलर चेंज कर लेते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला का स्थापना किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड, यानी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई का स्थापना किया गया। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, यहाँ पर नोट करिएगा 1951 से 56, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से, इसमें आपको क्या करना, 5 वर्ष ऐड कर देना है, 1956 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस किस मॉडल पर आधारित था, महाल नोबिस। तो इतना तो याद हो गया होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, उद्योग, जिसमें से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किसका स्थापना किया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किसका स्थापना किया गया था, थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। किस देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से किया गया था, कहाँ, झारखंड में। इतना याद हो गया होगा तो थम्स अप कर दीजिएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं, और नोट इसको कर लीजिएगा। तो यह प्रश्न पूछा गया भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में खालिस्तान ने किस देश के सहयोग से की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, रूस। कोष्ट में यहाँ पे कर लीजिएगा रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन के सहयोग से किसका स्थापना किया गया, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। जर्मनी के सहयोग से भिलाई और राउरकेला। लोकेशन भी आप जान गए होंगे कि कहाँ कहाँ स्थित है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80%, देखिए यहाँ पे लिखा गया जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर। नाम क्या है, रूर। और रूर से रिलेटेड भारत को जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछेगा भारत में किस प्रदेश को रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत के किस प्रदेश को रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। लेकिन प्रश्न पूछा भारत के किस क्षेत्र को रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। भारत के किस क्षेत्र को रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर का पठार। क्योंकि जिस तरह से जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% यानी मैक्सिमम रूर क्षेत्र में उत्पादित होता है, उसी तरह से भारत का लगभग यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के जो पठार है उस एरिया से। इसलिए भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो नहीं पे आपको फोकस करना कि कौन सा भाग नहीं है। तो पर्सनल कहने का मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हम लोग उसको पर्सनल यानी उसका भाग नहीं है। पर्सनल कहने का मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हम लोग अलग से कनेक्ट करते हैं उसमें। सीपीयू कंप्यूटर में होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यूएसबी, रैम, रोम। तो आपको बताना है रैम और रोम, तो ये सब क्या है, प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी। और सीपीयू भी स्थित रहता है, रोम भी रहता है यानी रैम भी रहता है और रोम भी रहता है, ये तीनों रहता है। लेकिन यूएसबी देखिए यहाँ पे लिखा गया यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। जो यूएसबी रहता है कंप्यूटर का पर्सनल भाग नहीं है, इसको हम लोग अलग से लगाते हैं और निकाल भी सकते हैं इसको, तो कंप्यूटर का पर्सनल भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और रैम और रोम से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी कहने का मतलब है कि इसका परिभाषा भी होता है कि जिसको यानी विद्युत धारा देने पे जब तक विद्युत धारा रहेगा मतलब अवेलेबल, जब तक विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो रहा है, यानी जब तक विद्युत धारा हम उसको देंगे तब तक ही डेटा को संग्रहित करके रखेगा। यानी विद्युत धारा देंगे तो डेटा संग्रहित करके रखेगा, नहीं देंगे नहीं रखेगा, तो ये हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि विद्युत धारा दे या न दे, तो क्या करेगा, डेटा को स्थिर यानी संग्रहित करके रखेगा ही रखेगा। प्रथम में ये कह रहा है कि अगर जब तक तुम हमें देगा विद्युत धारा तब तक ही रखेंगे, और द्वितीयक में क्या है कि तुम दो या मत दो, हम जब तक उसको डेटा को संग्रहित करके रखेंगे जब तक तुम डिलीट उसे नहीं कर दो, बस यही तो है। तो इसमें आपको समझना क्या है कि प्राथमिक में विद्युत धारा देंगे तो डेटा संग्रहित रहेगा, द्वितीयक में नहीं देंगे नहीं रहेगा, सॉरी द्वितीयक में कि दे या ना दे डेटा संग्रहित रहेगा जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। जैसे में सीडी, पेन ड्राइव, इस समय क्या होता है डेटा संग्रहित ऑलरेडी रहता है। अगर पेन ड्राइव को अगर आप निकाल लीजिएगा तो क्या वो डिलीट हो जाता है, उसमें से नहीं होता है। जो मेमोरी, तो मेमोरी अगर आप उसको निकाले तो मेमोरी में से डिलीट तो नहीं होता जब तक हम डिलीट नहीं करते, तो ये सब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत कहने का मतलब शिक्षा से संबंधित होगा। तो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी। जैसे उन्नत भारत अभियान कहने का मतलब जब भी भारत यानी उन्नति करेगा, यानी उन्नत भारत अभियान से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है, तो मेन जो इसका जड़ क्या है, शिक्षा, यानी शिक्षा पे ही सारा आधारित है। जो भी प्रॉब्लम है किस पे आधारित है, शिक्षा पे ही आधारित है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनिक की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन, नाम क्या है, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप याद रखे होंगे ऑलरेडी पहले से, ईटा पर नाच, तो ईटा यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, या थॉमसन जे थॉमसन, पर यानी पा से प्रोटॉन और से रदरफोर्ड। इस तरह से आप याद रखे होंगे ऑलरेडी पहले से ही। पर नाच, और नाच से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, तो आपको ऑलरेडी याद होगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नील्स बोर कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कौन बताए, नील्स बोर, और किस फार्मूला के द्वारा निकालते हैं, 2n² के द्वारा, 2n²। लेकिन यही प्रश्न पूछ देगा कि प्रथम यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी प्रश्न ये पूछ देगा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो आप निकाल लीजिएगा। तो अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो एक वीडियो है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से आप उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और एक केमिस्ट्री का 20% कवर करता है। हम आपको केमिस्ट्री बोल रहे हैं, ये नहीं कि केमिस्ट्री का 20% इसी पे आधारित है। यानी अगर आपको ये कंप्लीट आ गया तो केमिस्ट्री का 20%, केमिस्ट्री अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का 20% इसी पे आधारित है। तो आप इसको जाकर देख लीजिएगा। जेम्स चैडविक, एंड्रेस रदरफोर्ड, तो चैडविक के बारे में तो आपको तुरंत बताया, ईटा पर नाच, चा से चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, चैडविक। एंड्रेस्ट रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज कौन किया, रदरफोर्ड। लेकिन
यहाँ पे कंफ्यूजन तब होता है जब ऑप्शन में दोनों रहेगा, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि कौन सा आंसर कब होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो पहला आंसर जो होगा रदरफोर्ड होगा, लेकिन अगर मान लीजिए रदरफोर्ड नहीं है तो आंसर क्या होगा, गोल्डस्टीन। लेकिन दोनों है तो पहला आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड, और सेकेंड आंसर क्या होगा, गोल्डस्टीन। लेकिन दोनों नहीं है, यानी मान लीजिए रदरफोर्ड नहीं है और ऑप्शन में क्या है, सिर्फ गोल्डस्टीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। जब भी इनमें से कोई ऑप्शन रहेगा गोल्डस्टीन भी रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज कौन किया, पहला आंसर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं रहेगा तो गोल्डस्टीन, दोनों रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला रदरफोर्ड, दूसरे सेकेंड पे गोल्डस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कड़ाना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकालना या निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया। और जब ये थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहा था तो इसे लोग पागल मतलब घोषित कर दिए। जब भी बल्ब बनाता था तो क्या होता था, मतलब बल्ब जैसे मतलब लाइट पूरा जल गया तो लोग को मतलब पूरा मतलब हल्ला करने लगता था। तो क्या होता, लोग जैसे ही आते थे देखने और बल्ब क्या होता था, मतलब बंद हो जाता था, प्रकाश नहीं देता, मतलब खराब हो जाता था। फिर बनाता, फिर जाके हल्ला करता, फिर लोग आते, फिर देख रहे कि बल्ब तो जल ही नहीं रहा। तो ऐसे ही लोग इसे क्या घोषित कर दिए थे, पागल घोषित कर दिए थे। तो आपको पता ना, पागलों ने ही इतिहास को रचा है, यानी पागलों पर ही दुनिया टिका हुआ। तो जिस लोग पागल बोले वो क्या किया, इतिहास को रचा है। जैसे आर्कमेडिस के बारे में सुनिएगा, तो जब ये आविष्कार कर रहा था आर्कमेडिस, तो एक नाद था, नाद आप समझते, तो उसमें क्या कर रहा था, निहार रहा था। तो निहार रहा था, देखा कि बल यानी पानी के द्वारा कुछ फोर्स लगाया जा रहा है। तो जैसे ही पानी का मतलब खोज कर लिया था, जिसका नाम क्या था, उत्प्लावन बल। तो जब ये खोज कर लिया था तो वहां से क्या किया, ऐसा ही मतलब बिना कपड़ा पहने निकल कर रोड पे आ गया और चिल्लाने लगा। एक शब्द था जिसका मतलब क्या बोलता था, यूकावा, यूकावा, मतलब इसका अर्थ होता था मैं पा लिया। क्या बोलता था, मैं पा लिया, इसका अर्थ क्या होता था, मैं पा लिया, यूकावा, यूकावा। तो चिल्लाने लगा, इससे भी लोग क्या कहेंगे कि पागल हो गया। क्यों, क्योंकि बिना कपड़ा के अगर आप रोड पे चले जाइएगा सड़कों पे तो लोग पागल ही समझे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तैरने डूबने से। आप ये याद नहीं रखिएगा, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तैरने डूबने से। यानी उत्प्लावन बल का आविष्कार किसने किया, यानी बल का खोज किसने किया, उत्प्लावन बल का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया, आर्किमिडीज, यानी उत्प्लावन बल। तो आप इसको याद रखिएगा, तैरने डूबने से रिलेटेड जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। गैलीलियो गैलीली दूरबीन का आविष्कार। तो अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, 1923 में। डेट आपको याद ही रखना पड़ेगा, फैक्ट प्रश्न है, क्योंकि जन्म और कब स्टार्ट किया गया इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर किसी का जन्म 1950 में हुआ तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1950 में हुआ, उसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है। 1951 में, यानी आपको 1950 जैसे जन्म याद रखना, उसे डेट भी आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किस वर्ष प्रसारित किया गया, 1923 में, यानी 1923 में। कहीं से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। 1923 इसका आंसर होगा। रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, 1923 में पहला। 1930 दांडी मार्च, दांडी मार्च से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। दांडी मार्च यानी नमक, यहां पर नोट कर लीजिएगा, दांडी मार्च से संबंधित था 1930। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। दांडी मार्च शुरू कब हुआ, 12 मार्च, आप नोट करते जाइएगा, हम बोल देते हैं शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। चला कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक। शुरू कब हुआ, 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरू हुआ था, साबरमती से। और कहां तक यात्रा चला था, दांडी तक। कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल 24 दिनों तक यह यात्रा चला। और इस 24 दिनों में महात्मा गांधी ने और उनके सहयोगियों ने 385 किलोमीटर यात्रा तय करके साबरमती से दांडी पहुंचे।
साबरमती से कहाँ पूछे, दांडी पूछे। और किस कानून को तोड़ा, नमक कानून को। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, नमक कानून, जिसमें यह तय किया गया था कि भारतीय लोग या भारतीय जो भी हैं वो तो नमक या तो नमक नहीं तो बना सकते हैं और उसे नहीं तो बेच सकते हैं, यानी नमक उसे नहीं तो बेच सकते और नहीं बना सकते हैं। भारतीय लोग पे ये नमक कानून बनाकर तय कर दिया गया कि आप नहीं तो इसे बेच सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, और इस पर ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया गया। इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक यानी दांडी मार्च, ये नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा यात्रा किया, दांडी मार्च। इसलिए मार्च में क्योंकि किया था इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया, दांडी मार्च। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कब तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से कहाँ तक चला, दांडी तक। टोटल डिस्टेंस कितना था, 385 किलोमीटर। अगर मील में ऑप्शन देगा तो 240 मील, और किलोमीटर में देगा तो 385 किलोमीटर। कितना, 385 किलोमीटर। कितना दिनों तक चला था, 24 दिन। कितना दिनों तक चला था, 24 दिन। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड प्रश्न पे चलते हैं, और एक प्रश्न इससे रिलेटेड और भी पूछा जाता है। एकमात्र अंग्रेज जो शामिल था उसका नाम क्या था, बेव मिलर। उसका नाम क्या था, बेव मिलर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बेव मिलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बेव मिलर। एकमात्र अंग्रेज शामिल था। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पे दे दिया गया कि 1977 से 1979 तक। यहाँ क्या दिया गया, 1977 से लेकर 1979 तक के उप प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, जगजीवन राम। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो अब कमेंट करके बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जेबी कृपलानी। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जेबी कृपलानी, उत्तर प्रदेश राज्य से। किस राज्य में बनी, उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जेबी कृपलानी। दोनों कहां से बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य से। मोरारजी देसाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किए थे, मोरारजी देसाई। कितने बार, 10 बार। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है, मोरारजी देसाई। कितने बार पेश किए थे, 10 बार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बजट से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है, उस सारा प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। वहाँ पर जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर, ये जो भी यानी एग्जाम वर्तमान में होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका PDF भी वहाँ आपको दे दिया जाता है। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है, जो भी यानी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑफिशियल पेपर से हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न रिपीट हो रहा है और किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप याद रखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये 2 बार बनी थी। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत बार आपको बताया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। हम आपको ये भी बताए थे कि क्यों पूछा जाता है, क्योंकि UN का टोटल कितने अंग है, 6। UN का जो अंग है कितना है, 6। 6 में 2 आपको याद रखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। एक क्या, UNSC, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसके टोटल जो सदस्य होते हैं कितना होते हैं, 15। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। तो याद रखिएगा, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई।
टोटल मेंबर कितना होते हैं 15। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल के टोटल कितने मेंबर होते हैं 15, यानी टोटल सदस्य 15। 5 अस्थाई 10 अस्थाई। जो 10 अस्थाई होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है 2 वर्ष। और जो 5 अस्थाई होते हैं इनके पास होता है वीटो पावर। इनमें कौन कौन सा देश शामिल है अस्थाई में? अस्थाई में कौन कौन सा देश शामिल है? तो देश का नाम आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। फ्रांस आप नोट करिएगा, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। एक बार फिर से नोट करिएगा, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। इनके पास क्या है वीटो पावर। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता, तो आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछेगा, और इस प्रश्न को इसलिए पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, क्योंकि जितने भी यूएन के सदस्य हैं सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका में। लेकिन एक जो अपवाद है आईसीजी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। तो अपवाद चीजें पूछा ही जाता है, तो आपको नोट करके याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक देश है और ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है कहाँ स्थित है यूरोप महादेश में। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है वियना, और वियना में किसका मुख्यालय स्थित है ओपेक का। वियना में किसका मुख्यालय स्थित है ओपेक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओपेक एक किससे संबंधित है पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है वियना ऑस्ट्रेलिया में। न्यूयॉर्क अभी आपको बताया यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय स्थित है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है वाशिंगटन डीसी में। दोनों का स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो आप इतना याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पॉइंट बताया जाता है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश कितना? 17। और सबसे अधिक पूछा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश 17। जनसंख्या घनत्व आप तो समझ ही रहे होंगे, प्रति 1000 किलोमीटर, प्रति 1000 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। इसका कहने का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश में 1000 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग, क्योंकि पहाड़ी एरिया, तो पहाड़ी एरिया में लोग तो थोड़ी रहेंगे। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। कितना? 17। कितना? 17। और सर्वाधिक पूछेगा किस राज्य का है, तो हो जाएगा बिहार। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। कितना है? 1106। कितना? 1106 यानी 1106। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है राज्य में, लेकिन ओवरऑल पूछा जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब यूटी भी मिला देगा और स्टेट भी, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। सिर्फ प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस का जनसंख्या घनत्व अधिक है, और ऑप्शन में बिहार और दिल्ली दोनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। लेकिन अगर पर्सनली ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और प्रश्न पूछे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का, दोनों में से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो दिल्ली, राज्य पूछा जाएगा तो बिहार, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, और ऑप्शन में एक था त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से रिलेटेड प्रश्न ये पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छोलिया। क्या कहा जाता है? छोलिया। देखिए उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया, कुमाऊं क्षेत्र और एक गढ़वाल। जो पूरब साइड वाला है एरिया, मतलब जैसे मान लीजिए
ये उत्तराखंड है, तो यहाँ से दो भागों में बांटा गया। इधर वाले क्षेत्र को कुमायूं क्षेत्र कहा गया और इधर वाले को गढ़वाल। तो कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है छोलिया। क्या कहा जाता है? छोलिया। देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटा दिए, आप इसको नोट कर ले, कभी कोई प्रश्न मान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश, तो इधर वाले को क्या बोलेंगे? कुमायूं। इधर वाले को गढ़वाल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? छोलिया। लावनी कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? ओ गॉड सॉरी, देखिए हम आपको मिस्टेक, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, देखिए माइंड है जो कभी कभी का मिस्टेक कर देता है। लावनी छत्तीसगढ़ का नहीं है, सॉरी। लावनी कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का नृत्य है। लावनी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। आप इसको नोट कर लीजिएगा, सॉरी। लावनी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। जो लावनी नृत्य है कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। घूमर, तो घूमर तो बता ही दीजिएगा कहाँ से? राजस्थान। कथक उत्तर भारत। कथक का संबंध कहाँ से है? उत्तर भारत से। अब जो हम आपको बता रहे थे कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी। और किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। घूमर राजस्थान। लावनी महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र। ये सब सारा प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। तो हम एक बार क्या करते हैं कि मैप के दोबारा रिपीट कर देते हैं। भारत का क्लासिकल डांस, भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। तो हम इसको एक बार रिपीट करते हैं, आप याद रखिएगा। उत्तर भारत में कथक, उत्तर भारत में कथक, उत्तर भारत में कौन सा? कथक। उत्तर भारत में कथक। कथकली पूछा जाएगा, कथकली पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? केरल। कथकली पूछा जाएगा तो केरल। मोहिनीअट्टम पूछा जाएगा तो केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ से संबंधित है? केरल से। कथक पूछा जाएगा तो उत्तर भारत। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो हम आपको इस तरह से बताएं, कुचिपुड़ी यानी बूढ़ी। बूढ़ी क्या होती है? मतलब हम एक तरीका बता रहे हैं आपको याद करने का। आंधी यानी आंध्र मतलब देख नहीं पाते, तो उसको हम बोलते हैं आंध्र, या जो भी बोल लीजिए। तो आंध्र से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इस तरह से याद रखिएगा। कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। सतरिया असम से संबंधित है। सतरिया कहाँ से संबंधित है? असम से। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित कौन सा? उड़ीसी। इसी रास्ता उड़ीसी कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से। तो काउंट करिए टोटल कितना हुआ? उत्तर भारत में कथक, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम 2, और सॉरी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, असम में सतरिया, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़ीसी। तो इतना तो आपको याद रखना। भारत में टोटल क्लासिकल डांस 8। और इससे रिलेटेड और भी अलग से प्रश्न पूछा जाए। ये तो था क्लासिकल डांस। जैसे हम पूछेगा बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। ओणम कहाँ से संबंधित है? केरल से। ओणम कहाँ से संबंधित है? केरल से। लावनी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। तमाशा कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नृत्य जो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया? इस चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को प्रक्षेपित किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान अगर आपसे 2 पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। और ये चंद्रमा के किस ध्रुव पे भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव पे। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा।
किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV, देखिए PSLV में हो जाएगा चंद्रयान-1, GSLV MK3 M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान-2, यानी सेकेंड चंद्रयान-2 का प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3 M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा के किस ध्रुव पे भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव पे। और चंद्रयान-1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? देखिए इसरो से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। स्थापना कब हुआ इसरो का? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और जो 1969 वर्ष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में ही पहली बार मानव कहाँ गया? चंद्रमा पे। पहली बार मानव चंद्रमा पे। नेक्स्ट है कि एक सभागार में ध्वनि का सत्य ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डॉट कहा जाता है, यानी खाली स्थान है और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरण। अनुरण, इसको क्या कहा जाता है? अनुरण। तो ध्वनि का सतह पे ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति करने का मतलब बार बार परिवर्तन, बार बार। जैसे में क्या हो, यहाँ पे हम इमेज सही तो यहाँ पे इमेज नहीं है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ध्वनि है और ये क्या है? देवाल है, और ये भी देवाल है। ध्वनि बार बार टकरा के मतलब इस तरह से इसे मतलब टकरा रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुरण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंपन से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? कंपन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। नाम क्या है? बाणसागर बांध। बाणसागर बांध, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। नागार्जुन सागर किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है कि गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? नाम तो था गेट ऑफ मैग्निफिसेंस या मैग्निफिस, इसका दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। तो यहां से प्रश्न पूछेगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन कराया? अकबर। किस लिए कराया? तो गुजरात पर अपनी जीत के जश्न मनाने के लिए किया था। इसका निर्माण क्यों किया? तो क्योंकि उस समय गुजरात पे यानी गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किसका निर्माण किया? बुलंद दरवाजा का। नाम क्या था? गेट ऑफ मैग्निफिस या गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। तो ऑप्शन नंबर बी। इंडिया गेट कहां स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? मुंबई में। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना कि इंडिया गेट कहां स्थित है? तो नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? मुंबई में। यहां सब याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है जो आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए यहां से आप इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि यहां पे जो लिखा गया कि किस राज्य में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, यानी जो भी ये दिया गया सभी यूनेस्को में शामिल है। तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न सीधा लोकेशन पूछेगा। सांची स्तूप, खजुराहो का स्मारक, भीमबेटका, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सब कहाँ स्थित है? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सब यूनेस्को में शामिल है, और जो यूनेस्को में शामिल है वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में। इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान के पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। नाम क्या है? दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक। तो आज का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपको बताया गया, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे नोट जरूर किए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।